नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी। ध्यान योगी मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा पोल्ट्री फार्म चलाने वाला इंसान कैसे दुनिया का सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गया? आज हम डिकोड करेंगे सदगुरु और ईसा फाउंडेशन के उस बिजनेस मॉडल को जिसको आध्यात्मिकता में एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। सदगुरु बनने के सफ़र को दर्शाता है उनके शुरुआती बिजनेस से लेकर चामुंडी हिल्स पर हुए आध्यात्मिक अनुभव तक की कहानी। इसमें बताया गया है कि कैसे ईसा फाउंडेशन ने योग और अध्यात्म को एक आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर के रूप में दुनिया भर में फैलाया है। ईसा फाउंडेशन कमाई विभिन्न स्रोत, योग प्रोग्राम, ई कॉमर्स, डोनेशन, हाई प्रोफाइल यात्रा पैकेज का विश्लेषण करता है। यह वीडियो तो पूरा वीडियो देखें। पर्यावरण के लिए सदगुरु का एक महत्वपूर्ण योगदान। इसमें मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा और वीडियो के अंत तक देखकर आप कमेंट में जरूर लिखें। अच्छे कमेंट वालों को पुरस्कार दिया गया, वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। सदगुरु के साथ बाइक ट्रिप या मानसरोवर की यात्रा की लाखों की फीस, आपकी क्या राय है? आध्यात्मिक प्रचार है या बिजनेस? कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं योगी, आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। सदगुरु लोगों को स्पिरिचुअल योगा सिखाने और उन्हें लक्ष्य का सही दिशा निर्देश दिखाने के लिए मशहूर है। क्या आप सदगुरु के बारे में जानते हैं? सदगुरु कैसे इतनी कमाई करते हैं करोड़ों में? आइए जानते हैं। यह एक ऐसी शख्सियत है जिनको मिलने के लिए देश के प्रधानमंत्री हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटी समय निकालकर उन तक पहुंच ही जाते हैं। और अगर आप अभी तक सदगुरु को नहीं मिले तो आपने किसी न किसी वीडियो या सोशल मीडिया एड्स में उन्हें जरूर देखा होगा। तो क्या आपको पता है कि सदगुरु की इनकम क्या है, वो कैसे स्पिरिचुअल लीडर बने, कहाँ उनका जन्म स्थान है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एक मुकेश अंबानी का ऑटोटिक प्लेटफॉर्म वो भी कितना पैसा देता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, उससे ज्यादा एडवर्टाइजिंग सदगुरु की आती है। वो लाखों रुपए इंस्टाग्राम और फेसबुक को देते हैं। 3 सितंबर 1957 को सदगुरु का जन्म हुआ मैसूर, कर्नाटक में। उनके पिता एक अमीर परिवार से थे और वो एक डॉक्टर थे। वहीं माँ होम मेकर, जकी को बचपन से ही नेचर से खूब लगाव था। जकी को और कई बार तो ऐसा तक जंगल में कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे और पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर हवाओं का आनंद लेते रहते थे। शुरू से ही जग्गी की सोच अपने साथ के बच्चों से बहुत अलग थी। जब वो किसी भी चीज को देखते तो बस उसके बारे में सोचने लगते और खुद से तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देते थे। जैसे कि अगर उन्हें कोई पानी देता तो पानी को लेकर भी उनके मन में कई सवाल उठते, लाइक पानी आखिर क्या चीज है, इसका इस्तेमाल किस लिए और क्यों होता है, वगैरह वगैरह। जैसे जग्गी वासुदेव की उम्र बढ़ने लगी, उनका मन सवालों को और भी ज्यादा सवालों में उलझने लगा, क्योंकि इन्हीं सवालों को देखकर उनके पिता बहुत परेशान रहा करते थे। आखिर ये लोग बच्चों की तरह बिहेव क्यों नहीं करता? फिर 12th कंप्लीट होने के बाद जग्गी वासुदेव ने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट किया। इसके बाद उनके पिता चाहते थे कि वो पोस्ट ग्रेजुएट करे, लेकिन जग्गी ने बिजनेस करने का मन बना लिया था। इसलिए उन्होंने मैसूर में एक पोल्ट्री फार्म ओपन किया। उनका यह बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी फैमिली को यह बिजनेस पसंद नहीं था और यह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस काम में इन्वॉल्व रहे। इस वजह से जग्गी ने पोल्ट्री फार्म को किराए पर देकर उससे दूरी बना ली। अपने एक इंजीनियर दोस्त के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा बिल्डे। दोस्ती जग्गी वासुदेव का यह काम भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी जीने के तरीकों को भी बदल कर रख दिया। एक्चुअली जब वो 25 साल के थे, जब तक एक दिन वो चामुंडा हिल गए तो मैसूरी में ही लिखे यहाँ वो पहाड़ी के एक ऊंचे पत्थर पर जाकर बैठ गए। वहां बैठे बैठे ही वो ध्यान में चले गए। उस वक्त उनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, जैसा आत्मज्ञान, जैसे वह नेचर के साथ मिलकर उसी का एक पार्ट बन गए हैं। यह एहसास उनको एक बार नहीं बल्कि कई बार हुए और उन पलों में उन्होंने ऐसा महसूस किया उन्हें संसार का सारा सुख एक साथ मिल गया हो। इसके बाद में उन्होंने यह तय किया कि अब वो इस एक्सपीरियंस को सभी के साथ अवेयर करवाएंगे, बांटेंगे। इसके बाद वो अपने बिजनेस को छोड़कर इस एक्सपीरियंस का ज्ञान लोगों में बांटने लगे। जैसे कहीं भी पार्क में जाते, कहीं जाते तो वहाँ 4-5 लोगों को बिठाकर, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, और जैसे मैं बताता हूँ वो बताने लगे, ज्ञान बांटने लगे। इसके बाद 1983 में ऋषि प्रभाकर की योग क्लास लेना शुरू की। इसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 1986 में ऋषि प्रभाकर ने उन्हें कोयम्बटूर भेज दिया ताकि वह उनके अंडर इंस्टीट्यूट सेटअप करके योगा की ट्रेनिंग लेना शुरू कर सके।
लेकिन दोस्तों कोयम्बटूर जाने के कुछ समय बाद जग्गी वासुदेव ऋषि प्रभाकर से अलग हो गए और उन्होंने खुद का एक तरह का योगा शुरुआत की जिसका नाम था ईसा योगा, और यह काफी हद तक समाधि योगा से इंस्पायर था। इसके बाद 1992 में उन्होंने कोयम्बटूर के पास ईसा फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर कर्नाटक और हैदराबाद में यात्रा करना शुरू कर दिया, जहां वो अपने स्पेशल योगा क्लासेस ऑर्गेनाइज किया करते थे। साल 1997 में जग्गी वासुदेव, जो अब सदगुरु के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने तेजी से पॉपुलैरिटी मिली। उसी दौरान एक तमिल न्यूज़पेपर आनंदा विकरण ने एक स्पिरिचुअल कॉलम की शुरुआत की, इसका नाम था मन से रिलैक्स प्लेस। इन कॉलम के लिए सदगुरु ने लिखना शुरू किया, वो रीडर्स को खूब ज्यादा पसंद आया एंड इस पॉपुलर को देखते हुए उन्होंने 2007 में अपनी खुद की मैगजीन पब्लिश कर दी। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सदगुरु की पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि से उनकी नजदीकी बढ़ने लगी। वह नई बॉन्डिंग लोगों के बीच तब और भी ज्यादा फेमस हो गई। अब चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में ट्री प्लांटेशन के दौरान एम करुणानिधि ने सदगुरु के काम की जमकर तारीफ की। इसके बाद ही सदगुरु को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक खास कवि मिलने लगी। 2008 में स्टार विजय नाम के एक टीवी चैनल पर सदगुरु ने तमिल सेलिब्रिटीज के साथ सोशल इश्यूज और डायमेंशन वगैरह की बात करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो ऑडियंस के बीच पॉपुलर तो हुए ही, साथ ही साउथ सेलिब्रिटी के साथ भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो गई। इसके बाद 2010 में ईसा फाउंडेशन ने एक नया शो लॉन्च किया जिसका नाम था कन्वर्जेशन विद द मिस्टेक। इस शो में वे वही कर रहे थे जो स्टार विजय चैनल पर किया करते थे, यानी सोशल इश्यूज स्पिरिचुअलिटी पर बात करना। लेकिन इस बार उनके साथ साउथ की जगह बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे। अब बात करें ईसा फाउंडेशन की तो सरप्राइजिंगली इनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ। ईसा फाउंडेशन ने 2018 में 56.3 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था, जो 2020 में ऑलमोस्ट डबल होकर 10 करोड़ हो गया। अब जैसा यह फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर्ड है, इसलिए इसके रेवेन्यू का रिसेंट डाटा हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम देखें कि ईसा फाउंडेशन के पास किस किस तरह के पैसे आते हैं, तो उनसे पहला योग सेशन जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते, इसके बाद वे इवेंट जो पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इनके अलावा इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, जहां से इंडिया सहित दूसरे देशों से भी अपना प्रोडक्ट जैसे कि सदगुरु की लिखी हुई बुक्स, योगा क्लॉथ्स, बॉडी केयर, कॉपर वेसल, रुद्राक्ष और हैंडीक्राफ्ट जैसी चीजें सेल करते हैं। इनका ऑफलाइन स्टोर भी है, साथ ही ये रियल एस्टेट एवं ऑर्गेनिक फूड के बिजनेस में भी। एंड दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ईसा फाउंडेशन को बड़ी संख्या में डोनेशन मिलते हैं। यहाँ कमाल की बात यह है कि इतनी बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका अगर हम एक रफ कैलकुलेशन करें तो इतने बड़े ऑर्गेनाइज और इसके बिजनेस को मैनेज करने के लिए लगभग 2 लाख फुल टाइम एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इतने एम्प्लॉयज को काम पर रखता तो शायद ही प्रॉफिट बना पाए। अब मजेदार बात यह है कि ईसा फाउंडेशन के पास 2 लाख एक्टिव वॉलंटियर्स है जो ऑर्गेनाइज के लिए काम तो करते ही हैं, एंड इनमें से बहुत लोग फ्री में अपनी सेवा देते हैं, और यही चीज सदगुरु की बिजनेस इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। पर सवाल यह है कि सदगुरु एक्चुअल में सेल क्या करते हैं। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह सेल करते हैं आइडेंटिटी एंड स्ट्रक्चर। वो कैसे, चलो इसे एक एग्जांपल में तो समझते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके हाई पेड जॉब करने लगता है, मगर 1 या 2 साल गुजरने के बाद वो अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बार बार ऑफिस से छुट्टी, काम न करने के बहाने, बॉस की डांट, ये सब उनकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। एंड इन सबसे तंग आकर वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जब किसी भी चीज को सुकून नहीं मिलता तो वो ज्यादा परेशान रहने लगता है। फिर उसी दौरान उसे सदगुरु प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जिसे वो फौरन ही ज्वाइन कर लेता है। यहाँ हर रोज सांभवी महामुद्रा कराया जाता है। चेंटिंग, ब्रीथिंग, मेडिटेशन का एक कॉम्बिनेशन है। रेगुलर 40 दिनों तक इस तरह की क्रिया करने से पहली बार रूटीन फॉलो करने की हैबिट डेवलप होती है और उसकी स्ट्रक्चरलेस लाइफ को एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके बाद अपने काम को पॉजिटिवली हैंडल करके समय वह फुल एनर्जी के साथ पूरा करने लगता है। तो दोस्तों सदगुरु प्रोग्राम आपके दोस्त की लाइफ स्ट्रच चढ़ी हुई थी, साथ ही एक यूनिक आइडेंटिटी भी मिली। अब आप सोच रहे होंगे आइडेंटिटी कैसी। आइडेंटिटी एक स्पिरिचुअल पर्सन होने की यह पहचान ऐसी है जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड BT न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। सदगुरु के कई प्रोग्राम आपने टीवी चैनल पे और यहाँ देखे हैं। आप सदगुरु से किस बात से ज्यादा प्रभावित हुए, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अभी बाकी है।
बहुधा प्रोग्राम जहां एक प्रोग्राम को लेने के बाद आपको दूसरा सजेस्ट किया जाता है, ऐसे में आप एक लो कास्ट प्रोग्राम से बढ़ते बढ़ते कई प्रोग्राम को परचेज कर लेते हैं, जिसके बाद में आपने पहले से प्लान नहीं किया होगा। ये ऑर्गेनाइज की अर्निंग का एक बड़ा सोर्स है। अब दोस्तों, सदगुरु ने आपने एक ऐसी पर्सनल ब्रांड डेवलप की है कि लोग उनके साथ समय बिताने की इच्छा रखते हैं। एंड इसी के चलते ईसा फाउंडेशन सदगुरु के साथ यात्रा का पैकेज भी ऑफर करता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो आप सदगुरु के साथ मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा सदगुरु के साथ ग्रुप ट्रिप भी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। 30 और 60 लोगों का ग्रुप होता है। अगर आप 30 लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस यात्रा के लिए आपको 5.5 लाख रुपए देने होंगे, 5.5 लाख। अगर 60 लोगों का ग्रुप चुनते हैं तो 22.5 लाख तकरीबन। इसके अलावा आप 2 लाख देकर 12 दिनों के लिए सदगुरु के साथ बाइक पर हिमालय में घूम सकते हैं। अब सवाल यह है कि पैकेज आखिर कितने लोग परचेज करते हैं। तो आपको बता दें कि 2021 में 60 लोगों वाले 17 ग्रुप्स और वहीं 30 लोगों के 2 ग्रुप्स और नाइस किए जाते हैं। इसके अलावा सदगुरु फन शिवरात्रि भी होस्ट करते हैं, जिसका टिकट प्राइस 50,000 से 25 लाख तक होता है। लोग इसे इवेंट में शामिल होते हैं, आश्रम कॉटेज में रहते हैं, उन्हें रूम की फीस भी देना होता है और यह सभी ऑर्गेनाइजर्स की अर्निंग का एक बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा सदगुरु को पेंटिंग्स का भी शौक है और आप हैरान रह जाएंगे कि उनकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में सेल होती है। उनकी बनाई हुई टू लिव टोटली नाम की पहली पेंटिंग 4.14 करोड़ में नीलाम हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पसंदीदा बुल की मौत के बाद उसकी याद में बेरो नाम की एक दूसरी पेंटिंग बनाई, जिसकी नीलामी 4 करोड़ में हुई। दोस्तों, सदगुरु आज इतने पॉपुलर है कि देश सहित विदेशों में भी इनके लाखों प्रशंसक मौजूद हैं और इनके योगा प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इंडिया आते रहते हैं। लेकिन यह सब अब तक पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक लोग इसे अवेयर ना हो। इस अवेयरनेस का फैलाव में फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। इनकी एडवर्टाइजिंग स्किल बहुत अच्छी है। यूट्यूब पे वो बार बार लाइव आते हैं और इनके फॉलोवर बढ़ते ही जाते हैं। दोस्तों, मैं तो सदगुरु का फैन हूँ, आप भी फैन हैं तो ये कमेंट करें। ये लोगों से जुड़े रहते हैं, यहाँ महीने के 30 से 35 लाख तक अर्न करते हैं। दोस्तों, सदगुरु के आप कोयम्बटूर गए, सदगुरु से मिले हो तो ये कमेंट करें। मैं सदगुरु से 2 बार मिला हूँ पर्सनली। यूट्यूब के साथ कोलैबोरेट करते नजर आ जाते हैं। पियर भाग और जो रोगन भी शामिल है, जहां वो पॉडकास्ट देते हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी इन्होंने कई बार मीटिंग ली है। बड़ी बड़ी बिजनेस लीडर रतन टाटा के साथ भी दिख जाते हैं। इससे सदगुरु पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ने लग जाते हैं। इन सभी चीजों के साथ सदगुरु बहुत ही सोशल कॉसेज अवेयरनेस के लिए भी कैंपेन रन करते हैं, जैसे कि रैली सोशल इन कैंपस के तहत ईसावोल नदियों और लोकल स्पेसेस को बचाने के लिए अब तक लाखों की संख्या में पेड़ लगा चुके हैं। इन को लेकर सदगुरु के साथ ये स्टेप नेचर के प्रति उनके लगाव को रिफ्लेक्ट करती है। यानी उनका कैंपेन होता है तो सोशल कॉसेज के लिए ही, बट इनडायरेक्टली इससे उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो जाती है। अब यह तो हुई बिजनेस की बात, जिसे सदगुरु ने बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन इनके साथ ही कई बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई। असम में ईसा फाउंडेशन पर एक पब्लिक चैरिटेबल और नॉन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसे ना के बराबर टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ईसा फाउंडेशन ने 2018 में 56.3 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था। आपको बता दें कि 35.8 करोड़ इसे डोनेशन से मिले। अब कंट्रोवर्सी यह है कि ऑर्गेनाइजेशन टैक्स से बचने के लिए अपने प्रोडक्ट की सेल से आने वाले पैसों को भी डोनेशन का पैसा बताता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि तमिलनाडु के डिंडिगुल में रहने वाले एक ऑर्गेनिक फार्मर नग्गापन गौतम का कहना है कि 2017 में उन्होंने ईसा के मदुरई सेंटर से 8,000 और दोबारा 10,000 पौधे खरीदे थे। इसके लिए उससे शॉप ने ना तो बिल दिया ना उन्होंने मांगा। इसके बाद 3-4 महीने बाद उन्होंने एक ईमेल रिसीव हुआ जिसमें कहा गया कि उन्होंने ईसा फाउंडेशन को 1 लाख रुपए दान किए हैं। इससे कैसेज सामने आए हैं, बिल का डोनेशन के रूप में दिखाया गया है। खैर, ये बहुत ही पुराने कैसेज हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे अब सुधार हो चुका है। यह जानकारी इंटरनेट के आधार पर ली गई है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, ईसा फाउंडेशन ने समाज को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े स्टेप लिए हैं। 2003 में इनके एक्शन फॉर रूरल रेज्यूमेशन नाम से अपनी सोशल आउट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिनका मकसद गांव में रहने वाले लोगों की हेल्थ और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना था। इसके साथ ही ईसा विद्या एजुकेशन की फील्ड में काम करती है, जिनके लिए बड़ी संख्या में बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन ऑफर किया जाता है। इसके लिए 7 स्कूल्स बनाए गए हैं। 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही सदगुरु ने अपने ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत यह लक्ष्य बनाया कि हर साल तमिलनाडु में कम से कम 10 पर नए पौधे लगाए जाएंगे। इन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए 2010 में सरकार ने इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया था। साथ ही साल 2017 में आध्यात्मिक क्षेत्र में कंट्रीब्यूटर
के लिए इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और आज ये इंडिया के टॉप 50 मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में 40वें स्थान पर हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, ये थी सदगुरु और उनके बिजनेस एंड रेवेन्यू से जुड़ी कुछ कमाल की इन्फॉर्मेशन। बाकी इसी तरह के अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, साउथ एंड नॉर्थ की नफरत क्यों है जानते हैं, तो आई बटन पर लिंक करें और जुड़े रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, गुलाब लोरी स्कूल, फतेह नगर। फ्री जॉब, वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है, योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार के कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर, मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची, 20 इंची, कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन, मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. समझ रहे हो ना? Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू